हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे व्हाट द थंडर सैड, जिसे लिखा था टी.एस. इलियट ने। व्हाट द थंडर सैड टी.एस. इलियट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। द वेस्टलैंड का ये 5th पार्ट है और इस पार्ट में 113 लाइन्स हैं और इसका जो पार्ट है वेस्टलैंड का, इसे सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इस पार्ट में एक बार इसे लिखने के बाद इसमें कोई भी एडिटिंग, कोई भी काट छाँट नहीं की गई है। मैं बता दूं आपको कि इसका जो टाइटल है व्हाट द थंडर सैड, ये हिंदू स्क्रिप्चर से लिया गया है, बृहदारण्यका उपनिषद से। पोएट जो टी.एस. इलियट हैं, उन्होंने इस पोएम में बहुत सारे कोटेशंस जो अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं वो इसमें यूज़ की हैं, जो हमें बताती हैं या इंडिकेट करती हैं कि टी.एस. इलियट कितने इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कितने वर्क्स को पढ़ा था। चलिए अब देरी नहीं करते हुए अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। What the thunder said. After the torchlight red on sweaty faces, after the frosty silence in the gardens, after the agony in the stony places, the shouting and the crying, prison and place, and reverberation of thunder of spring over distant mountains. He who was living is now dead. We who were living are now dying with a little patience. फ्रेंड्स, इस पोएम में इसके फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने जीसस क्रिस्ट के बारे में हमें बताया हुआ है, जब उनको क्रूसीफाई किया गया था। तो यहीं इलियट बता रहे हैं कि जब जो सोल्जर्स थे वो जूडास के कारण, जो जूडास थे वो एक डिसिपल थे जीसस के, लेकिन उन्होंने एक धोखा किया उनके साथ और इस कारण सोल्जर्स जब उन्हें पकड़ने आए तो जब टॉर्च लाइन उनके चेहरे पर पड़ रही थी तो उनके चेहरे बहुत स्वेटी नज़र आ रहे थे, यानी पसीना नज़र आ रहा था। और जो गार्डन था पूरा जिसमें जीसस क्रिस्ट थे, जहाँ से वो सोल्जर उन्हें लेने आए थे, वहाँ पूरा जो माहौल था एक चीखने, चिल्लाहट और दुख का बना हुआ था। जो दूर माउंटेन्स थे उन पर भी बिजली कड़कड़ा रही थी, जिसकी रिवर्बरेशन हो रही थी, यानी कि वो आवाज़ पूरे माहौल में गूंज रही थी। और जब सोल्जर्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं उसके बाद उन्हें क्रूसीफाई कर दिया जाता है, उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है। इसीलिए कहा गया ही हु वाज लिविंग इज़ नाउ डेड, यानी कि जो जीसस क्रिस्ट थे अब वो मर चुके हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी उनके दुख के कारण बहुत दुखी हो रहे हैं और मरे जा रहे हैं। हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग विद अ लिटिल पेशेंस, यानी कि एक धैर्य के साथ वो लोग बहुत दुख में, उनके ऊपर जो बहुत बड़ा दुख आ पड़ा है उसी को इलियट बताना चाह रहे हैं लाइन्सों में। Here is no water but only rock, and no water and the sandy road, the road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. If there were water we should stop and drink. Amongst the rock one cannot stop think. Amongst the rock one cannot stop or think. What is sweat is dry and feet are in the sand. If there were only water amongst the rock, that mountain mouth of curious teeth that cannot spit. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा अलग है और जो वाटर है वो एक सिंबल है स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का। तो पोएट बता रहे हैं कि जो जीसस क्रिस्ट थे, उनके जो 2 डिसाइपल थे, वो एक एमायस की जर्नी को टेक ओवर करते हैं और जब वो जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक, यानी कि चट्टानें ही चट्टानें मिलती है, पानी का नाम और निशान नहीं होता। जिस रास्ते पर वो चलते हैं वो बहुत रेतीले होते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि रेतीली मिट्टी में बिल्कुल भी वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की भी शक्ति नहीं होती है। तो उसके जो रोड हैं वो एक सैंडी है, यानी कि मिट्टी या फिर रेत के ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर पानी का नाम और निशान नहीं है। और यदि वहाँ पर पानी होता है तो शायद वहाँ पर कोई जो यात्री होते हैं या फिर जो डिसाइपल हैं ये क्रिस्ट के, वो शायद पानी पी सकते थे, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। और जो पहाड़ हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी के दांत में कैविटी होने पर जब वो थूक नहीं पाता है और अंदर अंदर वो सड़ता रहता है, उसी प्रकार से इन माउंटेन्स की हालत हो गई है। एक तरह से पोएट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का डिग्रेडेशन को हमें बताना चाह रहे हैं। Here
One can neither stand nor lie nor sit. There is not even silence in the mountains, and dry style thunder without rain. There is not even solitude in the mountains. But red sullen faces sneer and snarl from doors of mud-raked houses. फिर बता रहा है पोइट, हमें बता रहे हैं कि वहाँ जो पहाड़ हैं वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है। यानी कि आराम करने का वहाँ कुछ भी जगह या कोई स्थान नहीं है। और उन माउंटेन्स में साइलेंस भी नहीं है इवन, यानी कि शांति भी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिना बारिश के कोई बिजली कड़क रही है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे लग रहा है पोइट को। और जो पहाड़ हैं उनमें जो छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं वो इन जो दोनों डिसाइपल हैं उनको ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई जंगली पशु हो या फिर उन्हें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इफ़ देयर वर वाटर एंड नो रॉक, if there were water and no rock, if there were rock and also water and on water a spring, a pool among the rock, if there were round sound of water only। इन लाइन्स में अब पोइट फिर से पानी के बारे में बता रहा है कि इफ़ देयर वर वाटर, यदि यहाँ पर पानी नहीं होता, एंड नो रॉक, और ना ही चट्टानें होती, तो यदि यहाँ पर चट्टानें होती और पानी भी होता तो a spring, a pool among the rock, if there were the sound of water only, not the cicada, not and dry grass singing, but sound of water over a rock। यदि यहाँ पर पानी होता, एक स्प्रिंग का, बरसात का मौसम होता, तो यहाँ पर कोई सिसाड़ा को नहीं सुनता मैं, बल्कि उस पानी के चारों तरफ खड़े जो ट्रीज़ हैं, पाइन ट्रीज़, उन पर जो बैठी हुई हर्मिट थर्श नाम का बर्ड है जो गाना गाने के लिए फेमस है, उसके मैं गाने सुनता। और वो कौन सा गाना गाती है? ड्रिप ड्रॉप 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 ड्रॉप। बट देयर इज़ नो वाटर, लेकिन यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। यानी कि हम देख सकते हैं कि पोइट की क्रेविंग फॉर वाटर, यानी कि पानी के लिए जो क्रेविंग हो रही है उसी को दिखा रहे हैं इलियट स्पिरिचुअलिटी के लिए। Who is the third who walks always beside you? When I count there are only you and I together. But when I took a head up the white road, there is always another one walking beside you, gliding wrapped in brown mantle hooded. I do not know whether a man or a woman, but who is that on the other side of you? उसके बाद जब दोनों डिसाइपल आगे की तरफ निकलते हैं, इमाइस की जो यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक और भी जो बंदा है, एक मैन उनके साथ और चल रहा है, जो कि एक डिसाइपल के बगल के साथ साथ चल रहा है। उसके जो कपड़े हैं, उन्होंने एक बड़ा सा कोट पहना है, सर पे भी एक कपड़ा डाला हुआ है, लेकिन जो डिसाइपल हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, क्योंकि उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि जब मैं काउंट करता है तो हम 2 ही मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक तीसरा बंदा भी चल रहा है। यहाँ पर जीसस क्रिस्ट की बात हो रही है, जिसे हम तो जानते हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि जीसस क्रिस्ट, लेकिन जो उनके डिसाइपल हैं वो उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। What is that sound high in the air? Murmur of maternal lamentation. Who are those hooted hordes swimming over endless plains, stumbling in cracked earth, ringed by the flat horizon only? What is the cry over the mountains, crack and reform and burst in the violet air, falling towers, Jerusalem, Athens, Alexandria, Vienna, London, unreal। इसके बाद एक अलग सीन हमारे सामने आता है, ये सेकंड वर्ल्ड वार का जो सीन है वही है। तो पोइट यहाँ पे जो कहना चाह रहा है कि जो हवा है यहाँ की वो बड़ी ही दुखदाई सी है, उसके अंदर एक महिला की, एक औरत के दुख प्रकट करने की आवाज़ साथ साथ में बह रही हैं। फिर पोइट एक क्वेश्चन करता है कि वहाँ मुझे कुछ लोग दिखाई जो दे रहे हैं जिन्होंने कपड़ा हुडेड पहना हुआ है और बहुत सारे इकट्ठे होके वो एक साथ घूम रहे हैं बड़े बड़े मैदानों में। यहाँ पे मैदान जो है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाही हो चुकी थी, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो उन्हीं प्लेन्स के बारे में कह रहा है कि उन जो बड़े बड़े मैदान हैं उनमें ये लोग कौन है जो वहाँ पर एक साथ घूम रहे हैं, जहाँ की धरती क्रैक हो गई है, यानी कि दरारें आई हुई हैं उसमें। और दूर जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं उनके पास जो सिटी है वो कौन सी सिटी है जिनके अंदर क्रैक्स आए हुए हैं, और जो एयर है उसमें एक तरह का हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तरह की निराशा, उदासी दिखाई दे रही है वहाँ पर। और जो टावर्स थे बड़े बड़े, जो बड़े बड़े शहर थे, जेरूसलम, एथेंस,
फॉलिंग टावर्स का मतलब है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो नष्ट हो चुकी थी क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद, तो उन्हीं के बारे में पोइट इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनका नाम भी दिया गया, कौन कौन सी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, उनका जो बड़े बड़े टावर्स थे वो भी गिर चुके हैं, यानी कि तबाही वहाँ पर हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वार के और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। A woman drew her long black hair out tight and fiddled whisper music on those strings and bats with baby faces in the violet light whistled and beat their wings and crawled head downward down a blackened wall। इसके बाद पोइट कहता है कि एक औरत ने अपने बालों को खोला और उसकी स्ट्रिंग से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया और एक म्यूज़िक उन्होंने क्रिएट किया है। इसके बाद वो बताते हैं कि कुछ चमगादड़ जो वहाँ की बर्बाद हुई बिल्डिंग है, ब्लैक वॉल है, उनके ऊपर कुछ चमगादड़ उल्टी लटकी हुई हैं जिनका फेसेस बच्चों जैसा है, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही हैं। एंड अपसाइड डाउन इन एयर वर टावर्स टोलिंग रेमिनिस्केंट बेल्स दैट केप्ट द आवर्स एंड वॉइस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टम्स एंड एग्जॉस्टेड वॉल्स। इसके बाद इलियट कहते हैं कि जो बड़े बड़े टावर थे और जिन पर घंटियाँ लगी हुई थी, जो चर्च की घंटियाँ आवाज़ सुनाई दे रही थी उनकी, वो हमें पुरानी यादों के बारे में बता रही है, यानी कि हमें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में नहीं बल्कि जो पास्ट में हो चुका है, जो पास्ट में जो माहौल था उसके बारे में बता रही हैं। उसके बाद जो एम्प्टी सिस्टर्न है, सिस्टर्न से यहाँ मतलब है जलाशय से यानी तालाब से, और एग्जॉस्टेड वॉल का मतलब है सूखे हुए कुएँ, यानी सूखे हुए कुएँ और जो सूखे हुए तालाब हैं उनसे भी एक वॉइस, एक आवाज़, एक गाना प्रोड्यूस हो रहा है। इन दिस डिकेड होल अमंग द माउंटेन्स इन द फ्रंट faint moonlight, the grass is singing over the tumbled graves about the chapel. There is an empty chapel, only the vines home. It has no windows and the door swings. Dry bones can harm no one. Only a cock stood in the root free, co-co-rico, in a flash of lightning, then a damp gust bringing rain. अब तक पोइट बता रहा था कि वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंग्स है वो टावर से फॉल हो चुके हैं, लेकिन अब पोइट को यहाँ पे कुछ आशा नज़र आ रही है, कुछ पानी की आशा नज़र आ रही है। तो वो बताता है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो जिनका हराश हो गया है, यानी कि जो माउंटेन्स थोड़े पुराने हो चुके हैं, उन पर एक उनसे मून लाइट दिखाई दी, यानी चांद की रोशनी दिखाई दी, और उसके पास की जो घास थी वो हरी भरी थी, सिंगिंग यानी कि वो हवा के कारण नाच रही थी और हरी भरी थी। ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स अबाउट द चैपल दिस एम्प्टी चैपल, वहाँ पर पोइट को एक चैपल दिखाई देता है। चैपल का मतलब एक छोटा चर्च होता है, वहाँ पर उसे एक छोटा चर्च नज़र आता है और साथ में एक ग्रेव्स नज़र आती है। ग्रेव एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। तो पोइट कहना चाहता है कि एक चैपल और एक ग्रेव उसे दिखाई देती है, और जो ये ग्रेव्स है इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ भी पड़ी हुई होती हैं, और जो चैपल होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें कोई भी आता जाता नहीं है, केवल हवा ही उसके अंदर आती जाती है, उसमें कोई विंडो नहीं है, और जो उसके डोर हैं वो हवा के साथ स्विंग होते रहते हैं, यानी आगे पीछे होते रहते हैं। और जो ग्रेव्स के अंदर हड्डियाँ पड़ी हैं वो भी अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, यानी वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग मर गए उनकी हड्डियों के बारे में शायद पोइट यहाँ पर बात कर रहा है। उसके बाद पोइट बताता है कि इस चैपल के ऊपर एक कॉक बैठा हुआ है जो कि कोकोरिको साउंड प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करता है तभी आकाश में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है और बारिश आनी शुरू हो जाती है। यानी कि उस मुर्गे की आवाज़ में ऐसी जादू है या फिर ऐसी शक्ति है कि उससे बारिश होने लगती है, यानी स्पिरिचुअलिटी दोबारा से आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को हम आज यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो बच गया वो पूरा करूँगी। आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।